दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 6 चक्र का चुनाव हो चुका है। अंतिम चक्र बाकी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट है। ये चुनाव जब शुरू हुआ तो पहले ही दौर से विवादों में घिरता चला गया और तीसरे दौर के समाप्ति तक ये विवाद चुनावी मंचों पर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। कारण क्या था? पहला चक्र खत्म हुआ, दूसरा चक्र खत्म हुआ, मतदान का तीसरा चक्र खत्म हुआ और इन तीनों चक्रों में हर मतदान केंद्रों पर जो चुनाव एजेंट थे उन्हें प्रिसाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C मिलना चाहिए था। हक था कि चुनाव एजेंट 17C प्रिसाइडिंग अफसर से प्राप्त करें, लेकिन वो तमाम जगहों पे नहीं दिया गया। तमाम क्या 90 जगहों पे नहीं दिया गया। लोग मांग करते रहे और यही सारा खेल, यही फॉर्म 17C पूरी चुनावी गणित बिगाड़ेगा। और इस 5वें चक्र तक या यूं कहिए तीसरे चक्र तक जो चुनाव के आंकड़े, मतदान के आंकड़े 4-6 घंटे में आ जाने चाहिए थे, वो 6 से 10 दिन लगे। और ये जो 10 दिन लगे फाइनली चुनाव आंकड़े पेश करने के लिए, इसमें 1 करोड़ मत ज्यादा दिखाई गए और यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हो गया। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले समझिए कि फॉर्म 17C क्या होता है। फॉर्म 17A, फॉर्म 17C। फॉर्म 17 प्रिसाइडिंग अफसर चुनाव आयोग का वो दस्तावेज है जो चुनाव आयोग के पास होता है और फॉर्म C वो दस्तावेज है जो मतदान केंद्रों पर चुनाव समाप्ति के समय चुनाव एजेंटों को भर करके दिया जाता है, जिसमें कितने मत थे, कितना मतदान हुआ, ईवीएम का मशीन नंबर सब दर्ज होता है। अब आप पूछेंगे कि इस फॉर्म की जरूरत क्या है, इस दस्तावेज की जरूरत है। इस दस्तावेज की जरूरत जब मतगणना होती है तो मतगणना स्थल पर जब ईवीएम मशीन खोली जाती है तो वहां मिलान किया जाता है कि जो फॉर्म 17C दस्तावेज चुनाव एजेंटों को सौंपे गए थे, क्या उनका वही मिलान है जो इस वक्त ईवीएम मशीन खुलने पर मतदान की संख्या दिखाई पड़ रही है। अब जो विपक्षी पार्टियां थी उनके चुनाव एजेंटों को तो जरूरत थी, उन्होंने मांगा भी, जरूरत तो सबको थी, लेकिन सत्तारूढ़ दल के किसी भी एजेंट को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? वो जो बढ़े हुए 1 करोड़ वोट अभी तक दिखाए गए उन किनके पक्ष में जाएगा, मतगणना के बाद मालूम पड़ेगा। अब दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, मुद्दे की बात, कि वर्तमान में
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अब इन राजीव कुमार का कुछ महीने पहले ही नियुक्ति हुई थी, जिसमें इनके चयन में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को होना चाहिए, चीफ जस्टिस को होना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने नियमों में बदलाव किया और मुख्य न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की नियुक्ति ही विवादों के घेरे में है, चर्चा का विषय है। हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं 90 के दशक में। नए जो 2000 के बाद मतदाता बने होंगे, शायद उन्होंने टीएन शेषन का नाम नहीं सुना होगा। मैं 2090 के दशक में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की नियुक्ति हुई थी, मैं उनके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहता हूं। टीएन शेषन का पूरा नाम तिरुनेले नारायण अय्यर शेषन था, जिन्हें शार्ट में टीएन शेषन कहा जाता है। अब टीएन शेषन की जब नियुक्ति हुई तो बताऊं, उनके कार्यकाल में जो भी चुनाव हुए पूरी तरीके से साफ सुथरे। उस वक्त यह कहा जाता था कि शासनादेश नहीं है, शेषनादेश है, और इस शेषनादेश का खौफ भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी होता था, चुनाव आयुक्तों पर होता था, राज्यों के नेताओं पर असर था। टीएन शेषन ने साफ साफ चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों को कह दिया था कि अगर एक भी अधिकारी गलत पाया गया तो वो नाप दिया जाएगा। दोस्तों, मैं टीएन शेषन के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति 12 दिसंबर 2090 को हुई थी और 11 दिसंबर 2096 की खत्म हुई थी। लेकिन इन चंद सालों में चुनाव आयोग क्या होता है, इसको पूरे भारत ने देखा था, सुना था, समझा था। निष्पक्ष चुनाव होते थे। मताधिकार के लिए आज आपको जो परिचय पत्र मिलते हैं वो टीएन शेषन की देन है। टीएन शेषन ने ही चुनाव के खर्चों पर रोक लगाई थी। ये कान फोड़ू जो लाउड स्पीकर 24 घंटे बजा करते थे, उस पर रोक लगा दी थी। कितनी गाड़ियां चलेंगी, कितने वाहन चलेंगे चुनाव के समय, ये सब तय कर दिया गया था। टीएन शेषन के ही समय से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे उन्हें अपना लेखा जोखा चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना होता था। और इतनी कड़ाई के बाद, इतने नियमों के बदलाव के बाद आज हमारा चुनाव जो होता है वो कम खर्चों में निपट रहा है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की तुलना की जाए तो शायद हजारवें हिस्से में भी नहीं ठहरते हैं वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी। पूरी तरीके से विवादों के घेरे में है। मतदेय स्थलों पर
चुनाव एजेंटों को 17 सीट क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सारा खेल किसके लिए हो रहा है? ये आज तो नहीं, लेकिन 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कहां ज्यादा वोट पड़े, कहां कम वोट पड़े, कहां ज्यादा गिने गए, कहां कम गिने गए, कहां ईवीएम में ज्यादा निकले, कुछ तो आंकड़े आपके सामने भी आएंगे। अब नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। जो मतदाता मतदान कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। टीएन शेषन ने जो नियम बनाए थे, जो बनाकर गए थे, कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका पूरा प्रभाव इसी चुनाव में देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये मेरा अधिकार है कि हम 17 सीट पावें। इसी सब चीज के लिए एडीआर सुप्रीम कोर्ट गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो रात भर सुनवाई करेंगे, लेकिन ये सुनवाई दोस्तों चंद मिनटों में खत्म हो गई और मतदाताओं का हक मारा गया, देश के जनाधार का हक मारा गया। अब बताइए कि हम कोई मांग 17 सीट की मांग चुनाव आयोग से कर सकते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर से कर सकते हैं। अब अगर हमें वहां नहीं मिलता तो हम कहां जाएंगे? हम अदालत की शरण में जाएंगे। अब अदालत भी हमारी नहीं सुन रही है तो क्या रास्ता बचता है? हमारे लिए केवल सत्याग्रह का रास्ता बचता है। और दोस्तों, ये सत्याग्रह करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। इसके लिए भी क्रांति होगी, होनी भी चाहिए। शांतिपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, शांतिपूर्ण सत्याग्रह होना चाहिए और हमें अपना हक वापस लेना है। जो हुआ सो हुआ, बीत गया, लेकिन ये तय करना होगा कि भारत जैसे देश में आने वाले चुनाव में चुनाव एजेंटों को 17 सीट मिले, जिससे देश में निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जो नियम, जो कड़े कानून हैं चुनाव के लिए, उसका पालन करना होगा। टीएन शेषन ने ही ये नियम लगाया था कि धर्म के नाम पर, जात के आधार पर कोई चुनाव नहीं होगा, किन्हीं मंचों से इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। ये दोस्तों खुलेआम मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा छाया रहा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी इस चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जिस तरह से हमारे मतदाताओं को गुमराह किया गया, उनका हक मारा गया, यह हक हमें चाहिए। अब जब चुनाव ईडी, सीबीआई और पुलिस के बल पर कराया जा रहा, सत्ता में आया जा रहा है, अंबेडकर नगर का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। अयोध्या के बगल है, अयोध्या संसदीय क्षेत्र के बगल का संसदीय क्षेत्र अंबेडकर नगर है। वहां पर समाजवादी प्रत्याशी को, लालजी वर्मा को, उनके घर में ही कैद किया जाना था। उनके समर्थकों को नहीं निकलने दिया गया, घर में ही उन्हें नजरबंद करने की कोशिश किया गया।
लेकिन जैसे ही क्षेत्र में इस बात का प्रचार हुआ, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन को उन्हें नजरबंदी से मुक्त करना पड़ा। भले यह लिखा पढ़ी में न हो, लेकिन सच्चाई और हकीकत यही है। बयानबाजी चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से हो, लेकिन ये दर्द जो लालजी वर्मा ही जानते हैं, उनके समर्थक ही जानते हैं। ऐसा ही जौनपुर में भी देखने को मिला और कहीं न कहीं कमोबेश पूरे देश में मिला, जहां अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, वंचितों को मतदान करने से रोका गया, जहां सरकार की जिम्मेदारी थी कि मत प्रतिशत बढ़े, लेकिन छठे दौर का चुनाव आते आते मतदान की रफ्तार कम होती गई, मतदान का प्रतिशत कम दिखाई पड़ा। एक चिंता का विषय है। कभी मौका मिला तो अगले क्लिप में, आने वाले क्लिपों में हम आपको टीएन शेषन के बारे में पूरी तरीके बताएंगे, ताकि पूरे देश के नौजवान मतदाताओं को ये पता चले कि हमारे देश में ऐसा भी कोई चुनाव आयुक्त आया था जिससे भारत का प्रधानमंत्री भी घबराता था, राजनेता घबराते थे, अधिकारी घबराते थे, चुनाव में लगे कर्मचारी घबराते थे, अधिकारी घबराते थे। और जब टीएन शेषन के बारे में आने वाले नौजवानों को, वर्तमान नौजवानों को मालूम होगा, तो उन्हें अपना हक भी मालूम पड़ेगा, और हक कैसे लिया जाता है ये भी मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात यही खत्म हो जाए, आपको ध्यान रखना होगा कि जब मतगणना हो तो बारीकी से सारे दल के मतगणना एजेंटों को मतगणना स्थल तब तक न छोड़ें जब तक कि वहां से उन्हें सर्टिफिकेट न मिल जाए कि कितना मत पड़ा था और कितना कितना मत किस किस प्रत्याशी को मिला। क्योंकि मतगणना का वो अंतिम दौर होता है जहां बेईमानी की, साजिश की पूरी संभावना रहती है। मैं न सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, न विपक्ष के पक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन मतदाताओं के हक के लिए ये मैं अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि आज आने वाले चुनाव में टीएन शेषन को याद करते हुए अपने हक को पहचानिए और मताधिकार का प्रयोग कीजिए। नमस्कार।